ऑडियो म्यूट कर दीजिए, आपका ऑडियो तो उसका म्यूट कर दीजिए, आपकी तरफ से ऑडियो म्यूट कर दीजिए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए, आपके तरफ से ऑडियो म्यूट कीजिए, प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिए, मैं शो करवाऊंगा तभी। ऑडियो ऑडियो म्यूट कीजिए आपकी तरफ से प्लीज। स्लाइड दिख रही है सबको? ओके ठीक है, हम मर्म शुरू करते हैं। मर्म शायरी में एक बृहद टॉपिक है इसका। आप म्यूट कर दो, फिर म्यूट कर दो। मर्म शरीर में एक 107 मर्म का वर्णन आया हुआ है आयुर्वेद में। 107 मर्म आए हैं। मर्म की निरुक्ति से हम शुरू करते हैं। मर्म जो है शरीर के मृ धातु से मर्म शब्द बना है। मर्मीन, माणिन या जीवन स्थान इस नाम से ये आयुर्वेद में आया है, संस्कृत ग्रंथों में आया है। मर्म शब्द जो है जीवन स्थान मतलब शरीर में ऐसे कुछ वाइटल्स पॉइंट्स है, वाइटल्स एरियाज है जहाँ पे एक गहन शारीर रचना वर्णन की गई है। यहाँ पर वहाँ उस स्थान पर वो शारीर रचना है, उस वजह से उन्हें आयुर्वेद में मर्म कहा गया है। वैसे तो मर्म का उल्लेख चरक संहिता से कंटिन्यू आयुर्वेद शास्त्र में आया हुआ है, पर चरक संहिता में यदि हम डेप्थ में देखें तो सिर्फ 3 मर्मों का ही उल्लेख आया है, जिसे त्रिमर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सुश्रुत संहिता में 107 मर्म, वही वाग्भट में और वही अष्टांग संग्रह में इसी प्रकार से क्रम से आगे 107 मर्मों का वर्णन आया हुआ है। तो चरक में सिर्फ 3 मर्म है जो त्रिमर्म नाम से जाने जाते हैं, हृदय, मस्तिष्क और बस्ती नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो ये त्रिमर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि सुश्रुत के 107 मर्म में इंक्लूड है। तो सही हिसाब से देखें तो चरक ने 3 ही मर्म का वर्णन किया है, पर सुश्रुत ने शारीरिक रचना और शल्य के विशारद होने की वजह से मर्म का डिटेल अध्ययन किया है। तो मर्म जो है, मर्म का मतलब होता है वाइटल्स, जो इंपॉर्टेंट शरीर के पॉइंट्स है उन्हें मर्म कहा गया है। अब इसकी व्याख्या है, तो व्याख्या में मारयंती इति मर्मानी जो कि डल्हन ने लिखी है, सुश्रुत पर इस कमेंट्री है ये। मारयंती इति मर्मानी का मतलब होता है कि मर्म स्थान पर यदि आघात हो, मार लगे या कोई इंजुरी हो तो उस वजह से डेथ होने की चांसेस है या डेथ हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि डेथ ही हो। हर 107 मर्म डेथ नहीं करते, उनका वर्गीकरण आगे हम देखेंगे कि अलग अलग स्थान के जो मर्म है वो अलग अलग परिणाम करते हैं। वैसे दूसरी व्याख्या जो अब सुश्रुत में आई है, मर्माणी नाम मांस सीरा स्नायु अस्थि सन्निपात, मतलब मर्म किसे कहेंगे सुश्रुत के अनुसार जो व्याख्या है, तो मर्म उसे कहते हैं जहाँ पे मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि इनका सन्निपात है। मतलब 3 से ज्यादा यदि कोई चीज एकत्र आती है, एक साथ आती है, तो उसे आयुर्वेद में सन्निपात शब्द से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष यदि एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें सन्निपात प्रकोप कहा जाता है। तो यह सन्निपात का मतलब क्या है कि जहाँ शरीर के ऐसे भाग जहाँ पे मांस भी है, सीरा भी है, स्नायु भी है और अस्थि भी है, ये 4 चीजें एक साथ हो,
तो उसे मर्म कहा जाना चाहिए। ये सुश्रुत की स्थूल व्याख्या है। ठीक है। दूसरी व्याख्या आई है विषम स्पंदनम यत्र पीड़िते रूकच मर्म तत्व। तो विषम स्पंदनम का मतलब क्या है? विषम मतलब अपोजिट, स्पंदन मतलब कोई वेव, मतलब जिसकी हलचल है, जिसे हम परसेप्ट कर सके, ऐसा पीड़िते, पीड़िते का मतलब दबाने के बाद, रुक मतलब जहाँ पे रुकने मतलब दबाने के बाद शरीर पर हम जब पीड़न करते हैं, जिस जगह पे पीड़न करने के बाद हमें कोई स्पंदन या वेव लगे, तो उसे मर्म कहना चाहिए। इससे ये प्रेरित होता है कि ये आर्टरी को कहा गया है, क्योंकि शरीर में ऐसे एक ही शरीर रचना है जो कि पल्सेशन इनिशिएट करती है और जिसे हम अपने हाथों से परसेप्ट कर सकते हैं। तो आर्ट्रियल परसेप्शन, जहां जहां आर्ट्रियल परसेप्शन होता है, वो स्पंदन होता है, उस पार्ट को वाग्भट ने मर्म का नाम दिया है। ये वाग्भट की व्याख्या हुई। अब वाग्भट ने और एक व्याख्या का वर्णन किया है, जो कि तीसरी व्याख्या है कि मांस, अस्थि, स्नायु, धमनी, सीरा, संधि, समागम। समागम का मतलब होता है एक साथ आना। तो इसमें क्या है कि मांस भी है, अस्थि भी है, स्नायु भी है, धमनी भी है, सीरा भी है और संधि भी है। ये 6 चीजें एक साथ जब आती है, या इनमें से 3 चीजें या 4 चीजें एक साथ आती है, तो उन्हें, उन स्थानों को मर्म कहा जाता है। उसके बाद में सुश्रुत की एक मर्म के बारे में कि मर्म ऐसा क्या है। अब रचना के हिसाब से तो हमने उसे सुन लिया है कि रचना से देखा है कि वहां पे मांस होता है, स्नायु होते हैं, संधि होते हैं, सीरा होती है। पर ऐसा क्या है कि वहां डेथ हो सकती है, वहां पे कंटिन्यू इंजुरीज हुई तो उससे वैकल्य भी आ सकता है, जो कि लाइफ लॉन्ग रहता है। ऐसा शरीर का कौन सा तत्व है जो मर्म के स्थान पे अवस्थित होता है? तो सोम, मारुत, तेज, जो कि हम त्रिदोष जो कहते हैं, उन्हीं का ये नाम है। सोम जो शक्ति है, सोम माने शीत, चंद शीतलता। तो शीतलता किससे लेते हैं? हम कफ से लेते हैं। मारुत का मतलब होता है वात, और तेज, तेज का मतलब होता है पित्त। उसके बाद में सत्व, रज और तम, ये 6 चीजें सुश्रुत के अनुसार मर्म स्थान में होती है। उस वजह से मर्म स्थान जो है वो वाइटल पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहने के लायक है, ऐसा सुश्रुत का कहना है। क्योंकि वहां पे ये सभी 6 चीजें एक साथ नहीं है, पर उनमें से जो जो एक साथ आते हैं, उसके अनुसार उसका प्राबल्य बढ़ता है, मतलब उसके प्रकार होते हैं। अब दूसरा है, ये प्रकार है, डोंट लाफ। मर्म के कुछ प्रकार कहे गए हैं। तो मर्म परिणाम के अनुसार, परिमिति के अनुसार और रचना के अनुसार मर्म के प्रकार होते हैं। प्रकार जो कि वर्गीकरण है मर्म का, 107 मर्म का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो वो मर्म का क्लासिफिकेशन जो है वो इसके अनुसार आया है। तो परिणाम के अनुसार सद्य प्राणहर मर्म कहे गए हैं, कालांतर प्राणहर मर्म कहे गए हैं, वैकल्यकर मर्म, विशल्यग्न मर्म, रुजाकर मर्म, ऐसे 5 प्रकार के मर्म परिणाम के अनुसार। अब परिणाम का मतलब क्या होता है कि ऐसे मर्म जो परिणाम क्या करते हैं शरीर पर, मतलब उनपे यदि आघात होता है, ट्रोमैटिक इंजुरी होती है, तो उनसे क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो सद्य प्राणहर 19 मर्म है। 107 में से जो मर्म है वो सद्य प्राणहर कहे गए हैं। उनमें से 33 मर्म जो है वो कालांतर प्राणहर है, 44 मर्म जो है, 44 मर्म वैकल्यकर है, 3 मर्म विशल्यग्न है और 8 मर्म रुजाकर है। अब ये जो प्रकार है, वो प्रकार जो है ये सद्य प्राणहर का मतलब जो है, आगे हम देखेंगे कि सद्य प्राणहर का मतलब क्या है कि
जिस मर्म पे आघात होने के बाद में विदिन 7 डेज डेथ होना संभव है। संभव, मैं शब्द बहुत सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ, संभव है, होना ही जरूरी नहीं है। ये डिपेंडेंट होता है कि वो आघात किस तीव्रता का है, उसके अनुसार वहां पे सद्य प्राण मतलब सडन डेथ या 7 दिन के अंदर डेथ होनी पॉसिबल है। कालांतर प्राणहर का मतलब होता है 1 महीने के अंदर मृत्यु संभव है। वैकल्यकर का मतलब होता है ऐसे मर्म जहाँ पे इंजुरी होने के बाद में कुछ तो भी डिफॉर्मिटी, वैकल्य शब्द का मतलब ही डिफॉर्मिटी होता है। तो वैकल्यकर मतलब डिफॉर्मिटी क्रिएट करने वाले स्थान, ऐसे मर्म। विशल्यग्न का मतलब होता है ऐसे स्थान जहाँ पे शल्य लगने के बाद में जब तक शल्य वहां रहे तब तक आदमी जीवित रहता है। शल्य अपने आप यदि गिर जाता है कुछ समय बाद तो भी इंसान जीवित रह सकता है, पर यदि उसे फोर्सफुल निकाला जाए तो आदमी की मृत्यु सडन होगी, उसे विशल्यग्न कहते हैं। ऐसे 3 ही मर्म है और रुजाकर मर्म 8 आए हैं। 8 ही मर्म रुजाकर है। पर पहले मैंने एक सेंटेंस किया था कि सद्य प्राणहर मर्म पर आघात होने के बाद में डेथ संभव है, मतलब मृत्यु संभव है, होना जरूरी नहीं है। यदि सद्य प्राणहर मर्म है और इंजुरी ट्रॉमा बहुत कम तीव्रता का है तो उस समय उस परिस्थिति में सद्य प्राणहर मर्म रुजाकर मर्म के अनुसार ही अपने को परिणाम दिखलाएंगे। इसका मतलब 107 मर्म प्रायोगिकतः रुजाकर प्रकार में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब रचना के अनुसार हम देख लेते हैं। रचना के अनुसार जो कि हमने व्याख्या में भी देखा था कि ये सब जो मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इनका सन्निपात ही मर्मों को कहा गया था। तो अब ये वर्गीकरण क्या बतलाता है हमें? यदि एक तरफ हम कहते हैं कि सन्निपात है, मतलब ये सब चीजें एक साथ आनी चाहिए या इनमें से मैक्सिमम चीजें एक साथ आनी चाहिए, तो उसे हम मर्म कहेंगे। फिर मांस का मतलब क्या है? मांस मर्म, इसका मतलब यह है कि मर्म में मांस का अधिक्य है, मतलब उस स्थान में मांस का अधिक्य है, वो मांस मर्म कहलाता है। जैसे कि मांस मर्म 11 है, संख्या में 11 है। बाद में सीरा मर्म 41 है, स्नायु मर्म 27 है, अस्थि मर्म 8 है, संधि मर्म 20 है। ये जो पहली संख्या गिनवाई है मैंने, ये सुश्रुत के अनुसार है। अब वाग्भट एक नीचे धमनी नाम का मर्म है। जो धमनी नाम का मर्म है वो सिर्फ वाग्भट ने कहा है, पर वाग्भट ने सभी मर्मों की संख्या एक साथ साथ ही बताई। फिर ये 9 मर्म जो है धमनी मर्म में आने का कारण है कि वाग्भट ने सीरा मर्म में से कुछ मर्म और स्नायु मर्म से कुछ मर्म हटा के उनको धमनी मर्म नाम दे के अलग से ग्रुप किया है। उनके परिणामों की उन्होंने सुश्रुत के बाद में ज्यादा स्टडी की और उसके अनुसार उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा बदल के धमनी नाम का एक रचना मर्म अलग से एक्सप्लेन किया है। तो वो धमनी नर्व नाम से जाना जाता है। उस वजह से जो सेकंड संख्या है माउंस मर्म 10 जो बतलाए है वो वाग्भट के अनुसार है। सीरा मर्म 37 जो है वो वाग्भट के अनुसार है। स्नायु मर्म 23 जो है वो भी वाग्भट के अनुसार है। अस्थि मर्म 8 है वाग्भट के अनुसार। संधि मर्म 20 है और धमनी मर्म 9 है। मतलब जो वेरिएशन आ रहा है वो मांस, सीरा और स्नायु मर्म में आ रहा है। उसके बाद में परिमिति के अनुसार मर्मों का वर्गीकरण है, ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। परिमिति का मतलब होता है, चलो जहाँ पे मर्म कहे गए हैं वो पूरा एरिया तो मर्म का स्थान नहीं हो सकता, तो वहाँ की जो इंजुरी है वो कितने एरिया तक इस मर्म के परिणाम दिखलाएगी, उसके अनुसार उनका एरिया काउंट किया गया है। जैसे आज हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचेस और फुट में किसी एरिया को काउंट करते हैं, उसको मेट्रिक पद्धति कहते हैं। उसके अनुसार ही उसके जैसे ही एक पद्धति आयुर्वेद काल से थी जो कि अंगुली के अनुसार कैलकुलेट होती थी। तो कुछ मर्म जो है वो 1 अंगुल परिमित है, मतलब हमारे उंगली के मिडल जो पार्ट होता है उसके लंबाई जितनी ही उनकी लंबाई है, मतलब उनका सर्कल 1 अंगुली में ही है। 1 अंगुली के बाहर का एरिया मर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसे 8 मर्म है। 2 अंगुली परिमित जो है वो 6 मर्म है। 3 अंगुल परिमित 4 मर्म है। 4 अंगुल परिमित 29 मर्म है और आधा अंगुल परिमित सबसे ज्यादा 56 मर्म है। तो ये परिमिति के अनुसार ये हुआ प्रकार, मतलब मर्म के प्रकार हमने रिवाइज करते हैं। 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन किया है।
पहला प्रकार था परिणाम के अनुसार क्लासिफिकेशन था, दूसरा रचना के अनुसार क्लासिफिकेशन था, तीसरा क्लासिफिकेशन परिमिति के अनुसार हुआ है। अब बाद में हम देख लेते हैं कि स्थान के अनुसार मर्म के लोकेशंस है, मतलब शाखा में कितने मर्म है, पृष्ठ में कितने मर्म है, उदर भाग। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन क्यों हुआ है? क्योंकि आयुर्वेद ने षडंग शारीर का अनुसरण किया है, उस वजह से ये मर्म षडंग के अनुसार है कि शरीर के षडंग में किस अंग में कितने कितने मर्म आते हैं। तो शाखा कितनी है? 11 शाखा, मतलब 4 शाखा है। तो ऊर्ध्व 2 शाखा, अधो 2 शाखा। तो ऊर्ध्व शाखा में 11 मर्म, मतलब 4 शाखाएं हैं तो 44 मर्म शाखा में हुए। पृष्ठ में यानी बैक साइड में 14 मर्म है। ऊर और उदर मतलब थोरैक्स और एब्डोमेन में 12 मर्म है। शीर और गिरेवा प्लांट में 37 मर्म है। अब मर्म के आघात का जो परिणाम है इसको हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनिए। सद्य प्राणहर मर्म 19 है। तो ये सद्य प्राणहर क्यों है? क्योंकि ये 7 दिन तक डेथ पॉसिबल होती है, क्योंकि इनमें अग्नि का भूतांश ज्यादा है। मतलब जो तत्व है आयुर्वेद के अनुसार पंचमहाभूतिक तत्व शरीर बताया गया है, उसके अनुसार सद्य प्राणहर मर्म जहाँ पे बताए गए हैं वहां पे अग्नि ज्यादा मात्रा में होती है। यदि शरीर से अग्नि चली जाए तो डेथ क्विकली होती है, और अग्नि तीव्र महाभूत कहा गया है। तो शरीर से यदि अग्नि चली जाए, क्योंकि हमारी व्याख्या भी क्या है, सर्व रोगापि मंदग्नो, सब रोग जो है आयुर्वेद में मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं, आगंतुक व्याधि छोड़ के। जो आज का कोविड-19 डिसीज है वो आगंतुक है, क्योंकि वो वायरल ही है, वो अग्निमांद्यजन्य नहीं आता। आयुर्वेद में उसको अग्निमांद्यजन्य नहीं कहा गया है, उसका कारण जो है अशुकारी और आगंतुक कहा गया है। तो जो अग्नि से उत्पन्न व्याधि होते हैं, जो इंडोजीनस डिसीज है, वो अग्नि पर काफी निर्भर होते हैं। तो उसके अनुसार देखा जाए तो सद्य प्राणहर मर्म जो है मोस्ट ऑफ वो वेसल्स पे है। मोस्ट ऑफ वो वेसल्स पे है। एक तो वहां पे बड़ी वेन्स है या फिर आर्टरीज है। वहां पे आघात हो, इंजुरी हो तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है, और उस वजह से डेथ होती है। और रक्त जो है वो हम अग्नि का मूल स्थान मानते हैं, या फिर उसमें अग्नि ज्यादा है, उस वजह से अग्नि के भूतांश का न्यूनता होने की वजह से 7 दिन के भीतर डेथ होगी। 7 दिन के भीतर मतलब स्पॉट पे भी डेथ हो सकती है, मैक्सिमम 7 दिन तक, डिपेंड अपॉन द इंजुरी। ओके। बाद में कालांतर प्राणहर जो मर्म है उसमें अग्नि और सोम की अधिकता बताई गई है, और उसमें 1 माह तक डेथ होने के चांसेस है। 1 माह तक डेथ हो सकती है यदि उसे ट्रीटमेंट प्रॉपर न की जाए तो। यदि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट न की जाए, ये सब्जेक्ट आगे के स्लाइड में फिर पूरे विस्तार से आने वाला है, जहाँ पे हम महत्व लेने वाले हैं मर्म शारीरम का, वहाँ पे ये डिटेल में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में वैकल्यकर जो मर्म है उसमें सोम का आधिक्य कहा गया है। अब यहाँ पे परिणाम का क्या लिखा है मैंने स्लाइड में, यथा समय। वैकल्यकर मतलब क्या है कि इंजुरी होने के सडन बाद ही आप में वैकल्यकर परिणाम नहीं दिखाई देगा। जैसे जैसे इंजरी क्रॉनिक होते जाएगी वैसे वैसे वहाँ की न्यूरो जो चेंजेस है, मतलब बॉडी के जो चेंजेस है वो घटते जाएंगे, और वो पूरे चेंजेस होने के बाद यथा समय आपको वहाँ के इंजरी की वजह से वैकल्य दिखाई देगा। अब इसका एक उदाहरण मैं यहाँ लेना चाहूंगा। कुरपर नाम का एक मर्म है जिसे वैकल्य का कहा गया है, ये एल्बो जॉइंट पर है। एल्बो जॉइंट हम सब ने सुना है। तो एल्बो जॉइंट के जो इंजुरी है वो वैकल्य निर्माण करती है। सुश्रुत में ये कहा गया है, वाग्भट में भी कहा गया है, पर ऐसा आज दिखता है क्या? तो यस, इसका एक उदाहरण, एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। जो लॉन्ग टेनिस खेलते हैं उनके फोर्सफुल एक्शन की वजह से उनमें टेनिस एल्बो नाम का डिसीज पनपता है। उसकी वजह से जो कैप्सुलर लिगामेंट है, एल्बो जॉइंट का जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है वो डिटैच हो जाता है, और वो एक बार लिगामेंट डिटैच हो जाने के बाद लिगामेंटल इंजुरी आज के आधुनिक शास्त्र के हिसाब से भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। और एक बार यदि इंजुरी हो जाए, कुरपर मर्म पे विद्ध हो जाए, तो वो लाइफ लॉन्ग डिफॉर्मिटी रहती है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, फ्रैक्चर नॉर्मली हील होते हैं ऐसा आपने सुना होगा। काफी बार जब फ्रैक्चर हो
जाते हैं, प्लास्टरिंग की जाती है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, नेलिंग की जाती है, उसके बाद में वो फ्रैक्चर हील हो जाते हैं। पर यदि एल्बो जॉइंट का पार्ट मतलब ओलेक्यूरन प्रोसेस यदि फ्रैक्चर हो जाए, तो वो फ्रैक्चर भले ही हील होता है पर आदमी पूरी तरह से हैंड एक्सटेंशन नहीं कर पाता, पूरी तरह से उसका हाथ एक्सटेंड नहीं हो पाता, वो वैकल्य दिखलाता है। मतलब मैक्सिमम जो हैंड है हमारा, आर्म जो है पूरा 180 डिग्री तक एक्सटेंड होता है, पर यदि ओलेक्रोनन प्रोसेस फ्रैक्चर हो जाए जो कि एल्बो जॉइंट में समाविष्ट है, मतलब कुरपर संधि में समाविष्ट है, तो ऐसी अवस्था में ऐसे फ्रैक्चर में आदमी का, उस व्यक्ति का जो वैकल्य आता है, उसका हैंड जो है सिर्फ 120 डिग्री तक ही एक्सटेंड हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि कुरपर मर्म आज भी यदि इंजरी हो तो वैकल्य कर ही परिणाम दिखलाता है। उसके बाद में विशल्यग्न मर्म आते हैं जिनमें वायु है, क्योंकि वो आशुकारी है। आशुकारी मतलब शीघ्रता से, वायु जो है शरीर में शीघ्रता से परिवर्तन कर सकता है, उस वजह से जहाँ पे विशल्यग्न मर्म कहे गए हैं, जो कि अपनी भुवई की जो मध्य पार्ट है वहां पे, और टेम्पोरल बोन के एक एरिया में ऐसे तीन ही मर्म है, तपनी और उत्क्षेप, वो सिर्फ वैशल्यग्न मर्म में आए हुए हैं। तो ये वायु जो है इस मर्म पे आघात होने के बाद वायु शरीर से प्रकुपित हो जाती है, पर जब तक वहां पर शल्य रहता है तब तक वायु अंदर ही रहती है। पर शल्य यदि फोर्सफुल निकाला जाए तो वायु अचानक से बाहर आ जाती है, उस वजह से डेथ होती है। ऐसी इंजरीज आज भी देखी जाती है। यदि हम गूगल के साइट पे चले जाओ तो आपको हेड इंजरीज देखेंगे, तो कुछ इंजरीज ऐसे है कि शरीर के ब्रेन के पार्ट में रॉड घुसे हुए हैं, पर आधुनिक शल्य विशारदों ने उसको आज भी निकाला नहीं है। मतलब वो रॉड के साथ आदमी जीवित रहता है, चलता फिरता है, उसके काम करता है, क्योंकि वैसे रॉड पहले लगने के बाद, निकालने के बाद पेशेंट की सडन डेथ होने के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे केसेस हो चुके हैं, घटित हो चुके हैं। उस वजह से आज भी विशल्यग्न कर मर्म दिखाई पड़ता है, तो उसमें उस जो कि शल्य है उसको निकालते नहीं है। सुश्रुत ने भी वही कहा है कि यदि शल्य लगे तो उसे वैसे ही रहने दो, यदि शल्य अपने आप गिर जाए। अब शल्य अपने आप कैसे गिर जाएगा? किसी भी ऊंट से शल्य तभी गिरेगा जब उसको पकड़ने वाली जो रचना है वो ढीली हो जाए, मतलब वहां पे कुछ सेप्सिस हो जाए, वहां पे कुछ सेप्सिस हो जाए या टिश्यू कुछ डैमेज हो जाए, उस वजह से वो शल्य ढीला हो जाएगा और अपने आप गिर पड़ जाएगा। उस अवस्था में वायु का प्रकोप नहीं होता है और डेथ नहीं होती है, ऐसे सुश्रुत ने विशल्यग्न मर्म में कहा है। उसके बाद में आते हैं रुजाकर मर्म, जो कि संख्या में 8 है। अब इसमें वायु और अग्नि का प्राबल्य कहा गया है, और उसका परिणाम क्या है? आघातानुसार। मतलब रुजाकर मर्म कहे हैं, मैं जस्ट एक टच करूं, रुजाकर मर्म, जानो मर्म रुजाकर मर्म में आया है, मैं उसको टच करूं, हल्के हाथ से एक थप्पड़ मारूं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा जानू रुजाकर मर्म विद्ध हो गया। बराबर है। यहाँ पे क्या होता है, मर्म आघात, ट्रॉमेटिक इंजरी बड़ी होनी चाहिए। यदि जो इंजरी यदि बड़ी नहीं होती है, उस तीव्रता की नहीं होती है, तो वो परिणाम नहीं दिखलाएगा, भले ही वो मर्म स्थान हो। ये बात समझ में या अपने को ख्याल में रखनी बहुत जरूरी है। इसके बाद में आते हैं मृत्यु के कारण, कि मर्म में ऐसा क्या है आधुनिक शास्त्र के हिसाब से, ऐसा क्या होता है कि सद्य प्राण हर मर्म कहे गए हैं कि 7 दिन के भीतर डेथ होनी पॉसिबल है। तो ये डेथ क्यों हो सकती है? कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट और श्वसन का बंद होना, और ये हार्ट और श्वसन का जो मतलब रेस्पिरेशन जो है ये एकदम से बंद होता है। इसका मतलब सद्य प्राण हर मर्म यदि स्पॉट डेथ हो जाए किसी पेशेंट की, तो उसका कारण होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के सिवा स्पॉट डेथ मतलब इंजरी लगते ही आदमी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो रोड साइड जो एक्सीडेंट होते हैं जिनमें सर पे मार लगता है, तो सर पर काफी जो है सद्य प्राण हर मर्म के स्थान बतलाए गए हैं। तो हेड इंजरी में मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट स्पॉट डेथ होती है। हृदय मर्म भी जो है वो सद्य प्राण हर मर्म में कहा गया है। वहां पे यदि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए तो भी वो स्पॉट डेथ कराता है। मोस्ट ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल को जा ही नहीं पाते। उसके बाद में दूसरा जो परिणाम हो सकता है, उसका कारण होता है न्यूरोलॉजिकल शॉक। न्यूरोलॉजिकल शॉक का मतलब क्या है कि इंजरी होने के बाद में पेन की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि उसको पेशेंट टॉलरेट नहीं कर सकता,
और उसको टॉलरेट न करने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। पर सुश्रुत के समय में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की टेक्निक नहीं थी। जैसे कि आज हम सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो क्या करते हैं, वैसोप्रेसिन या एड्रेनालिन जो है वो ड्रग देते हैं और पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऐसी चिकित्सा सुश्रुत के समय में नहीं थी। उस वजह से इनको ये कॉज था, उस न्यूरोलॉजिकल शॉक की वजह से भी सुश्रुत के समय में सद्य प्राण हर मर्म अपना परिणाम दिखलाते थे। ठीक है। उसके बाद में सर्कुलेटरी कोलैप्स, मतलब जो सद्य प्राण हर मर्म है उसको मैंने पहले ही बतलाया कि वो मैक्सिमम वेसल्स पे आए हुए हैं। सद्य प्राण हर मर्म जो है वो वेसल्स पे आए हुए हैं। तो जो वेसल्स पे आने की वजह से, वेसल्स पे आने की वजह से वहाँ पे जो इंजरी होती है वो ओपन इंजरी होने की वजह से, वो ओपन इंजरी होने की वजह से वहाँ पे हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है। उसके वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होने से क्या होता है, हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड बीपी जो है वो कम हो जाता है और बीपी कम हो जाने की वजह से डेथ होता है। वही फिर उसका वही कारण है, सुश्रुत के समय में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस नहीं थे क्योंकि वो टेक्निक 16वीं शताब्दी में आई है, मतलब तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता था। उस वजह से सर्कुलेटरी कोलैप्स से सुश्रुत के समय में सद्य प्राण हर मर्म अपना परिणाम दिखलाते थे। उसके बाद में अब कालांतर प्राण हर मर्म जो कि 1 महीने के भीतर डेथ कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है, सेप्टिसीमिया की वजह से। अब सेप्टिसीमिया क्या है कि कहीं यदि हमें इंजरी हो जाए, ओपन इंजरी, जख्म हो जाए, तो वो मर्म स्थान में यदि हो तो मर्म स्थान पे क्या है, सीरा भी है, वेंस भी है, ये मेजर रचनाएं हैं। वहाँ पे यदि इंजरी हो जाए, वहाँ पे यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके पूरी बॉडी को जो है इन्फेक्ट कर सकता है। तो पूरे बॉडी में जब इन्फेक्शन फैल जाता है उसे सेप्टिसीमिया कहा जाता है। तो सुश्रुत के समय में आज के जैसे मॉडर्न एंटीबायोटिक्स नहीं थे जिससे कि इन्फेक्शन कवर कर सके। उस वजह से सुश्रुत के समय में सेप्टिसीमिया होता था और कालांतर से मर्म जो है अपना परिणाम दिखलाते और कालांतर प्राणहर मर्म जो है अपना परिणाम दिखलाते थे। पर आज के समय में ये हम आधुनिक शास्त्र की वजह से कालांतर प्राणहर मर्म को कंट्रोल करना संभव है, मतलब डेथ जो है उसको हम रोक सकते हैं क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके सर्कुलेटरी कोलैप्स को ट्रीट करके इस परिस्थिति से निपट सकते हैं। उस वजह से ये जो कालांतर प्राण हर मर्म है वो सेप्टिसीमिया से डेथ आज नहीं कर पाते। उसके बाद में आते हैं कि वैकल्यकर मर्म जो है और रुजाकर मर्म, ऐसी क्या है परिणाम दिखलाने की वजह कि वहाँ पे वैकल्य उत्पन्न होता है। तो इसका कारण है कि जो रुजाकर मर्म आए हैं और जो वैकल्यकर मर्म आए हैं तो वो मैक्सिमम लिगामेंट या जॉइंट्स पर आए हुए हैं। उस वजह से उनके इंजरी में लिगामेंट की इंजरी होती है और लिगामेंट की इंजरी लाइफ लॉन्ग रहती है आज भी। लिगामेंटल इंजरी पूरी तरह से नॉर्मल ठीक नहीं हो सकती। भले ही हम आज लिगामेंट पे स्टिचिंग कर सकते हो, उसे रीहील करने के लिए स्टिचिंग किए जाते हैं, पर वो पूरी तरह से नॉर्मल हील नहीं होते। उस वजह से डिफॉर्मिटी इंटैक्ट रहती है, उसे वैकल्य कहते हैं। तो उसका कारण है लिगामेंटल इंजरी। और दूसरा कारण होता है उस स्थान में गुजरी हुई नर्व, वहां से पास होने वाली नर्व डैमेज हो जाने की वजह से भी वैकल्य उत्पन्न होता है। उस वजह से ये मतलब वैकल्यकर मर्म सिरा नहीं है, उन मर्मों में सीरा का प्रावधान नहीं है, उनकी रचनाओं में सीरा नहीं है। और रुजाकर मर्म तो मैक्सिमम संधि पे ही है या पूरी तरह से संधि पे, इसका मतलब वहां तो लिगामेंट ही है। ठीक है। उसके बाद में आखिरी जो मर्म था कि विषल्लग्न मर्म, ऐसा क्या है। अब जो विषल्लग्न मर्म कहे गए हैं वो 3 मर्म ही है, मैंने उनका नाम लिया है पहले से, कि स्तपनी मर्म है और उत्क्षेप मर्म है। तो ये मर्म कहाँ पे है, तो ये जो भू है हमारे भुवई जो ये आंखों के ऊपर की, उसका जो मध्य पार्ट कहा गया है, बेस ऑफ नोज भी जिसे कहते हैं, वहां पे होता है। उसे इंटरनल यदि देखा जाए तो वहां पे कैवर्नस साइनस है, मतलब ब्रेन के इंफीरियर पार्ट को जो वेन्स होती है,
जो पूरे ब्रेन के ब्लड को ड्रेन करती है, वो कैवर्नस साइनस की साइट है, वो साइट कैवर्नस साइनस की है। उसी साइट का दूसरा पार्ट आता है जो कि उत्क्षेप मर्म के स्थान पर है। तो ये जो इंजुरी है वो क्या दिखलाती है? कैवर्नस साइनसेस, दीज आर द वेनस साइनसेस एंड दीज आर वॉललेस वेन्स। ये वॉललेस वेन्स है, ये छोटी वेन्स नहीं है। नॉर्मल छोटी वेन्स यदि कट हो जाए तो वहाँ का ओजिंग होता है, ब्लड थोड़े समय के बाद में रुकता है। पर यदि मेजर वेन यदि डैमेज हो जाए तो वहाँ का ब्लड रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब विशल्यग्न मर्म डैमेज होता है तो वहाँ का कैवर्नस साइनस में इंजुरी होती है। और यदि वहाँ का वेपन्स निकाला जाए फोर्सफुली तो हेवी ब्लीडिंग होती है, विच कॉजेज हाइपोक्सिया इन ब्रेन एंड रिजल्ट इनटू ब्रेन डेथ। मतलब विशल्यग्न मर्म में ब्रेन डेथ की वजह से मृत्यु के चांसेस हैं। अब ये सद्य प्राण मर्म से अलग क्यों है? क्योंकि सद्य प्राण मर्म में दिखलाई करने वाले परिणाम और इसके परिणामों में भेद है। क्योंकि यदि इसमें इंजुरी के वेपन्स को निकाला न जाए तो पेशेंट जीवित रहता है, पर यदि वेपन्स फोर्सफुली निकाला जाए तो पेशेंट की डेथ होती है। इसलिए उसको विशल्यग्न, मतलब इसमें शल्य का ही प्रावधान है, नॉट ट्रॉमेटिक इंजुरी। यहाँ पे ब्लंट इंजुरी है, मतलब कुछ तो भी नुकीली चीज जिससे कि इंजरी हो, जो बुलेट शॉट भी हो सकती है या फिर एरो भी हो सकती है, मतलब सुश्रुत के जमाने में एरो। अब टोटल महत्व हम देख लेते हैं कि मर्म का इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली मर्म है क्या? आज के परिभाषा में हम इतनी एनाटॉमिक डिटेल्स पढ़ते हैं, मतलब आपने क्यूबाइटल फोसा का डिसेक्शन किया है, उसके बाद में पॉपुलेटल फोसा का डिसेक्शन किया है, ब्रैकियल आर्टरी डिटेल में देखी है, ठीक है। तो यदि इतना पार्ट हम यदि डिटेल्स में देख रहे हैं तो फिर मर्म शारीरम का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये एंशियंट अप्लाइड एनाटॉमी एक इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब सुश्रुत के समय में अप्लाइड एनाटॉमी, जैसे कि आज के आधुनिक शास्त्र में हम बीडीसी के बुक में देखते हैं ना, क्लिनिकल एनाटॉमी किसी पार्ट की दी जाती है, अप्लाइड एनाटॉमी दी जाती है, वैसे ही शरीर के 160 पार्ट जो है 107 पार्ट, उन्हें मर्म का नाम दिया गया। और उस रचना को मुखदगत याद करके रखो, क्योंकि मर्म स्थान पर यदि कोई डिसीज होता है, कोई इंजरी होती है, तो डॉक्टर को उसे बहुत कॉशियसली ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करना है, छोड़ना नहीं है, ट्रीट करना है, पर कॉशियसली, ये ध्यान में रखते हुए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके परिणामों की पहले ही उसको पता होना चाहिए डॉक्टर को, उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट उसने करनी है। इस वजह से ये एंशिएंट अप्लाइड एनाटॉमी है, मतलब मर्म ये एंशिएंट अप्लाइड एनाटॉमी का पार्ट है। दूसरा, इवन टुडे इट इज ऑल्सो इफेक्टिव, मतलब आज भी मर्म इफेक्टिव उतने ही परिणाम दिखलाते हैं। कैसे दिखलाते हैं? मैंने अभी एक टेनिस एल्बो का आपको उदाहरण दिया, बाद में ओलेक्रोनम फ्रैक्चर का उदाहरण दिया। ऐसे वैकल्यकर जो मर्म आए हैं वो पूरे वैकल्यकर मर्म आज भी वैकल्य ही दिखलाते हैं। मतलब उनके वहां पे इंजरी होने के बाद में आज के शास्त्र के हिसाब से ही ट्रीटमेंट की जाए तो भी वैकल्य आता ही है, वैकल्य आना ही है। वैकल्य से हम दूर नहीं जा सकते, मतलब वो परिणाम होता ही है उस रचना के डैमेज होने की वजह से। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सुश्रुत ने जिस रचना का डैमेज होना वहां पे कंसिडर किया है, वो रचना आज भी वैसी है इंसान में, और वही डैमेज होती है, उसकी वजह से वैकल्य आता है। भले ही शास्त्र ने प्रगति की हो, शास्त्र की आज प्रगति हो गई हो। तो इसका तात्पर्य यह है कि मर्म शारीरम आज भी उतने ही इफेक्टिवली हमें पढ़ने चाहिए या उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन करना चाहिए। और एक उदाहरण मैं फिजिशियन के तात्पर्य से देता हूँ। फ्रैक्चर का उदाहरण तो सर्जिकल ओपिनियन था। अब दूसरा उदाहरण दे देता हूँ कि जानू मर्म जो है उसको भी मर्म स्थान में लिया गया है। अब वहां पे रुजा उत्पन्न होती है, संधि मर्म है। अब जानू मर्म देखे तो मैक्सिमम आर्थराइटिस जो है वो नी जॉइंट आर्थराइटिस ही देखने को मिलता है। मतलब यदि कोई पेशेंट हमें कहे कि आर्थराइटिस है तो नी जॉइंट आर्थराइटिस ही होता है। 90% पेशेंट में नी जॉइंट आर्थराइटिस ही होता है। तो उसका क्या है कारण? कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। कोई भी प्रकार का आर्थराइटिस हो, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां पे मर्म स्थान है, जाणु मर्म संधि मर्म है और वो रुजाकर मर्म स्थान में है। जब जाणु मर्म की नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर
डिफेक्ट हो जाती है, मतलब उसमें मसलन कहे कि ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाते हैं, उसमें ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, तो उस वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उसकी नॉर्मल रचना पूरी तरह से बिगड़ जाती है, बराबर है। तो वहाँ पे वेदना उत्पन्न होती है, पेन्स उत्पन्न होते हैं। तब उस अवस्था में आर्थराइटिस को हम क्या कहेंगे, मर्माघात कहेंगे क्या? यस, ये मर्माघात है, पर किस वजह से हुआ? शरीर के अंदरूनी डिसीज की वजह से, शरीर में दोष उत्पन्न हुए, उस वजह से संधिवात या जिसे आज हम अर्थराइटिस कहते हैं वो उत्पन्न हुआ और वो मर्म स्थान में उसने अपना प्रभाव दिखलाया। तो अर्थराइटिस जो है, जानुसंधि का अर्थराइटिस जो है वो मर्मस्थानगत व्याधि है, इस वजह से वहाँ के पेन अनबियरेबल होने तक जाते हैं और वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो सकते। ये बात हमें आज ध्यान में ही रखनी चाहिए कि अर्थराइटिस है ना, तो वो मर्मस्थानगत व्याधि है। मर्म को छोड़ के, मतलब जानु संधि के ऊपर जो वास्टस मसल्स है, उसके नीचे जो मसल्स है, वहां पे इंजरी हो तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, पर जानू के इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मर्मगत व्याधि है, मतलब आर्थराइटिस मर्मगत व्याधि है। तो ऐसे सर्जिकल इंपॉर्टेंस भी होता है मर्म का और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। अब मर्म एग्जाम के हिसाब से देख लेते हैं कि एग्जाम में मर्म पर क्या क्या टॉपिक आते हैं, एग्जाम में मर्मों को क्या वेटेज है, कितना वेटेज है। तो मर्म जो है व्याख्या के अनुसार आते हैं। यदि हम पिछले पेपर देखें एग्जाम के तो उसमें आया है कि मर्म क्या है, मतलब डिफाइन मर्म, व्हाट इज मर्म और डिस्क्राइब मर्म। अब डिस्क्राइब मर्म जो आता है उसमें क्या आता है, ओपो क्वेश्चन, कि कोई तो भी पार्ट दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है कि अधो शाखा या ऊर्ध्व शाखा के मर्मों को एक्सप्लेन करे, या उरोगत मर्म, शीर भाग के मर्मों को एक्सप्लेन करे, या फिर आता है कि पृष्ठ के मर्मों को एक्सप्लेन करे। तो अब पृष्ठ के मर्मों को या शाखागत मर्मों को एक्सप्लेन करे तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन मैक्सिमम यदि पेपर में देखे तो ये 3 मार्क को जब आता है तो एक ही मर्म पूछ लेते हैं, मतलब क्षिप्र मर्म हुआ, तल हृदय मर्म हुआ, बस्ती मर्म हुआ, हृदय मर्म हुआ, मतलब एक ही मर्म पूछेंगे 3 मार्क के लिए, या फिर एक ही मर्म पूछेंगे 5 मार्क के लिए, या फिर क्या पूछते हैं कि प्रकार का वर्गीकरण पूछते हैं कि रचना सापेक्ष मर्म का वर्णन करो, या परिणाम के अनुसार मर्म का वर्णन करो, या फिर सद्य प्राण हर मर्म क्या है और उसके नाम लिखो। ये शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मर्म शारीरम 3 मार्क को एग्जाम में आता है या 5 मार्क को आता है और 15 मार्क को भी आ सकता है। ऐसे पिछले टाइम में क्वेश्चन यदि हम देखें यूनिवर्सिटी के तो 15 मार्क के लिए भी मर्मों को पूछा गया है। तो 15 मार्क के लिए जब पूछते हैं तो एक साथ हमें शाखागत मर्म या फिर पूरोगत मर्म, पृष्ठगत मर्म ऐसे पूछे जाते हैं। अब ये पूछे जाने पर हमें क्या लिखना चाहिए, तो मर्म जब लिखते हैं तो एक मर्म जो है, मतलब अब शाखा मर्म का मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ। शाखा में 11 मर्म है, तो क्षिप्र मर्म, तल हृदय, कुर्च पुरुष, शीर, मणिबंध, इंद्रबस्ती आणि कुरपर, ये जो मर्म है, हर एक 11 मर्म जो है, ललिताक्ष, कक्षधर, यहाँ तक जो मर्म है, तो हर एक मर्म का हमें वर्णन करना है। अब उसमें लिखना क्या है, तो पहले क्या लिखेंगे हम कि वो नाम, मतलब कौन सा नाम है, मतलब शाखा में कौन से मर्म है। तो पहला आया, हमने लिखा कि क्षिप्र मर्म है। अब उसको प्रकार वर्णित कर वर्णन करना होगा हमें, रचना के अनुसार क्षिप्र मर्म किस प्रकार में आता है तो उसको वर्णन करना है। अब प्रकार कौन से होता है, रचना के अनुसार होता है, परिणाम के अनुसार होता है। क्षिप्र मर्म क्या परिणाम करता है, मतलब वो सद्य प्राणहर है, कालांतर प्राणहर है, परिमिति कितनी है, मतलब वो अंगाल अर्धांगुल परिमित है, एक अंगुल परिमित है, कितना परिमित है, इन चीजों का हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो उसके बाद में आता है कि स्थान, मतलब वो इन क्षिप्र मर्म जो है वो कहाँ पे है, अंगुष्ठ और तर्जनी, इनका जो मध्य बिंदु है उसको क्षिप्र मर्म का स्थान कहा गया है। ऐसे सभी मर्मों का स्थान आया हुआ है, तो उसको हमें एक लाइन में ही लिखना है। बाद में संख्या, अब क्षिप्र मर्म हम ऊर्ध्व शाखा लिख रहे, क्षिप्र मर्म लिख रहे, तो ऊर्ध्व शाखा में कितने मर्म होंगे, क्षिप्र, राइट को एक, लेफ्ट को एक, तो इसके मतलब कितना हुआ, 2 मर्म ऊर्ध्व शाखा में है, 2 मर्म अधो शाखा में है। उसके बाद में रचना, आधुनिक शास्त्र के हिसाब से क्षिप्र मर्म पे कौन सी रचना है, मतलब थंब और फर्स्ट फिंगर के बेस को ये मर्म कहा गया है, तो वहां पे ऐसी कौन सी रचना है जो कि पर मर्म का परिणाम दिखला सकती है।
तो वहाँ पे जो है डीप पामार आर्च आती है। आपने डिसेक्शन किया हुआ है पाम का, तो वहाँ पे डीप पामार आर्च आती है और वो आज भी जुड़ती नहीं है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर वेस्कुलर सर्जरी। तो वहाँ पे डीप पामार आर्च आती है। बाद में विकलता। विकलता का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या लक्षण दिए हैं, मतलब क्षिप्र मर्म किस प्रकार का है, वो सद्य प्राणहर मर्म है, कालांतर प्राण है रहे, तो उसका परिणाम हमें लिखना है कि वो क्या करता है। उसके बाद में उसकी फिगर। अब फिगर मर्म में यदि हम शाखा के मर्म लिखते हैं तो लोकेशन की फिगर एक निकालो, मतलब हर मर्म का स्थान दिखाई पड़े ऐसा एक आर्म निकालो, लोअर एक्सट्रीमिटी निकालो, वहाँ पे सभी मर्म के नाम दो, और जब इंडिविजुअल मर्म लिखोगे वहाँ पे हर मर्म के अंडरलाइंग रचना दिखे। मतलब अब क्षिप्र मर्म का एग्जांपल हमने लिया तो हम क्या दिखाएंगे, डीप पामार आर्च, ये उसके फिगर में आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखती है कि मर्म का क्वेश्चन जो है वो फिगर का क्वेश्चन होता है, इसको एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करें। ये पार्ट जो है शरीर रचना के फर्स्ट पेपर का पार्ट है और हमें फर्स्ट पेपर में आता है। इसमें फिगर होने की वजह से मार्क टू द पॉइंट और बेहतरीन मिलते हैं। और इसकी स्टडी करें, इसके प्रकार जो है ये सब श्लोकों के अनुसार पाठ करो या याद रखो या फिर उसकी लिस्ट बनाओ, मतलब सद्य प्राणर मर्म कौन से है, कालांतर प्राणर कौन से है, वैकल्यकर कौन से है, इन्हें एक तो आप लिस्ट बना के उसको याद रखो, या फिर उसके श्लोक भी आए हैं ग्रंथों में जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है। आपकी जो पद्धति है अब तक की याद रखने की, उसके अनुसार इसे आप याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड में